या स्टार्ट करते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और उस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास है क्या, वीक फील्ड लिगैंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगैंड है। तो आपको पता है कि वीक फील्ड लिगैंड जब होगा तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा, कम। उस कंडीशन में स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, और जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स होगा। और इलेक्ट्रॉन फिल करते समय आप जो रूल फॉलो करेंगे वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हॉर्न्स रूल फॉलो करेंगे। क्लियर? हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए आपके पास जो सेंट्रल मेटल है आपका, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका किए, आपके पास आया डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपसे कहा गया डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए, ठीक है। T2G इसी के अकॉर्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, T2G में कितना होगा, Eg में कितना होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसका, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा स्पिन, ठीक। पॉइंट नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा स्पिन मल्टीप्लाइसिटी। पॉइंट नंबर 4 आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, कंपाउंड का नेचर। क्या पूछा जाएगा? कंपाउंड का नेचर। और पॉइंट नंबर 4 फिफ्थ आपसे पूछा जाएगा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये पूछा जाएगा। ये 5 चीजें मतलब 5 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो अब यहाँ पे डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक। हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या फॉलो करेगा, हुंड फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड के केस में हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, वीक फील्ड लिगैंड के केस में हम पेयरिंग नहीं करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो पेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना 4। ये हो गया आपका 4 हो गया क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होगा आपका, अब जानते हैं, म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 होगा। म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 4 रखेंगे। कितनी रखेंगे 4, हो जाएगा √4 इंटू 4 प्लस 2, 4 टू 6 4 24, कितना आ जाएगा ये √24 आएगा। कितना आएगा आपका √24। ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी। फिर अगर स्पिन की बात करें, स्पिन कितना होगा यहाँ पे, तो मतलब ये बताया था स्पिन क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2, दोनों ऐड करेंगे 0 हो जाएगा प्लस माइनस। इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2। तो हाफ 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुके, क्या होता है 2s + 1 होता है। क्या होता है 2s + 1। s की वैल्यू कितनी 2, 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेचर की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो नेचर डायामैग्नेटिक होता, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कैसा कंपाउंड होगा ये, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कैलकुलेट करना है CFSE। क्या कैलकुलेट करना है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से देखते हैं। फार्मूला क्या होगा CFSE का, यहाँ से ये CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको बताएं क्या, माइनस का 0.4 × x प्लस का 0.6 × y। ये होगा CFSE का आपका फार्मूला। माइनस का 0.4 × x और प्लस का 0.6 × y। अब ये जो x है, x में मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
x क्या था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, T2z वाले ऑर्बिटल में, ठीक। x की वैल्यू क्या थी आपके, x था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2z ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में, T2z ऑर्बिटल। y क्या था यहाँ पे, y था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, y क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, ठीक। y क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का 0.4, ठीक है, माइनस का 0.4 इंटू एक्स कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2z ऑर्बिटल आपका ये नीचे वाले जिनका एनर्जी कम है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 1 3 1 4, कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें इन Eg ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन से हटा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस का 1.6 हो जाएगा, 4 4 का 16 होगा, प्लस 6 2 का 12, माइनस का प्लस का 1.2 कितना हो जाएगा ये एनर्जी, 16 माइनस 12 कितना होता है 0.4, ठीक, ये हो जाएगा 0.4 डेल, ठीक है, ये हो जाएगा क्या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्लियर। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होगा आपको, स्पिन निकालना होगा, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी, नेचर, CFS, 5 चीजें निकालनी होगी। आइए एक आध करके और देख लेते हैं बिग फील्ड लिगेंड के केस में। चलिए इस बार यहाँ पे सारी चीजें हमारी वैसे ही रहेंगी, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ठीक। CFS वैसे ही जाए, फार्मूला वही होगा हमारा। यहाँ पे करना क्या है, जहां पे आपने डी माना कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे, वहां कुछ और कर देते हैं। चलिए मान लीजिए अगर 5 कर दिए या 7 कर दिए, 5 कर दे रहे हैं, 4 कर दे रहे हैं, ये तो 4 कर दे, ये डी में आपकी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और ये होगा हमारा कौन सा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, म्यू बराबर √4 × 4 + 2, कितना हो जाएगा 4 2 6 4 जा 24, फिर से आ गया क्या √24। स्पिन की बात करें तो हाफ इसका हाफ इसका हाफ इसका हाफ इसका, कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 2, ठीक। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी 2 2 जा 4 1 5, फिर वही घूम के आ रहा 5। नेचर की बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेचर कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा, कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ आप कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस का 0.4 इंटू एक्स क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2z ऑर्बिटल कितना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 0.6 इंटू वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने 1, वाई बराबर क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल कितना है 1, यहाँ पे डाल दीजिए 1, कितना हो जाएगा ये 3 4 जा 12, माइनस का 1.2 प्लस का 0.6, 12 माइनस 6 कितना आएगा 6, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी माइनस का 0.6 डेल, ये हो जाएगा CFS क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देख लीजिए एक बार चीजें, हमें लग रहा है बहुत आसान सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टफ है नहीं, सब आसान सा इजी में है। अब बहुत ज़्यादा उलझोगे भ्रम तो वही होगा कंफ्यूजन। हमें सिंपल सा अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, अपना आंसर देना है, बहुत ज़्यादा उसमें माथा पच्ची करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर अब इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो आपको याद क्या रखना है, वेग फील्ड लिगेंड है, हुंड रूल फॉलो होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा हुंड रूल फॉलो होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहाँ पे जो ये स्प्लिटिंग टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। पेयरिंग एनर्जी बताया कि आप किसे कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी मतलब क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में लगी हुई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जो एनर्जी यूज होती है वही आपकी होगी क्या पेयरिंग एनर्जी। ये सारी चीजें हो गई थी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे,
यहाँ कर देंगे हम CFSC आपका हाइड्रल के केस में, लेकिन लिगैंड होगा कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। जब लिगैंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अब यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। क्या बदल जाएगी? जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना होता है वो हाई स्पिन में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका? ये बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये कह रहा था कि फॉलो हुंड रूल्स, बट अब क्या होगा? डज नॉट फॉलो हुंड्स रूल। डज नॉट फॉलो हुंड्स रूल। क्लियर? बात समझ में आए? यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऑक्टाहेड्रल के केस में। लिगैंड है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा वहां पे तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से आपकी ज्यादा हो जाएगी। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और जब कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन हो जाएगा तो ये हुंड रूल फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं फॉलो करेगा? हुंड रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। यही है, कौन सा है? ये D4 ही है। ठीक है, हम D4 ही ले रहे हैं। बस यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? हम कर दिया यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब समझिएगा बात, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड चीजें यही कैलकुलेट करनी है आपको। क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर और CFSC, यही सब कैलकुलेट करना है। बस प्रॉब्लम क्या है? इस बार जो लिगैंड है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। कैसे? आइए देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है आपका, सेम चीज। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, और अब ये हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये कि जब तक इनकी पेयरिंग नहीं हो जाएगी तब तक आप यहाँ EG वाले ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे लाल। ठीक है, जब तक पेयरिंग नहीं हो जाएगी तब तक इस ऑर्बिटल में आप नहीं पहुंचेंगे। अगर पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तब यहाँ पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे। क्लियर? अब देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा? 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू की वैल्यू अंडर रूट 2 × 2 + 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6, सॉरी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट 8। ठीक, स्पिन की हम बात करें तो +1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 1। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी की हम बात करें तो वैल्यू क्या? 2s + 1। S की वैल्यू कितनी? 1, 2 × 1 = 2, 1 3, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये। ठीक, नेचर की बात करें, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेचर कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फार्मूला आपका यही होगा, माइनस का 0.4 × x। x की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4, 0.4 × 4, और ये 0.6 × 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 4 जा 16, माइनस का 1.6 डेल्टा, ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में था, हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजों को। फिर चलिए, अगर इसी को अपनी हम 6 कर दे रहे हैं, इस बार कितना कर दे रहे हैं? 6 कर दे रहे हैं। कैलकुलेट करते हैं। लिगैंड कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 4th इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन, ये 6th इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब 6 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे पहुंचते 7 वाला, लेकिन 6 था ही। हमने देखिए फिर से क्या कहा? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4th इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन, ये 6th इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग हो गई, खत्म बात। थर्ड के बाद 4th यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हम पेयरिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराता है कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराता तो यहाँ पे पहले पेयरिंग हो गई। अब 6 से ज्यादा होता, 7, हमारी मन लगता है कि D7 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता। अगर D7 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप पास हम तो कौन सा नहीं है? D6 वाला नहीं है। मैग्नेटिक नेचर निकालना है आपको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक नेचर आपका क्या हो गया? 0। स्पिन कुछ नहीं, 0।
ठीक, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी आपका क्या हो जाएगा, जीरो नहीं, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी जीरो नहीं होगा, एस की वैल्यू जीरो होगी तो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेचर की बात करें, अब नेचर देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक होगा। कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंपाउंड आपका कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक, नेचर क्या हो जाएगा इसका, पैरामैग्नेटिक से चेंज हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक। क्लियर, ये कई बार बता चुके हैं कि अगर पेयर्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो कंपाउंड कैसा, डायामैग्नेटिक। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंपाउंड कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर, CFSC की बात करें तो -0.4 × x प्लस का 0.6y(x) नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 दिया 6 कर दिए, ये 0 ही होगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देख लीजिए 6 4 जा 24 माइनस का 2.4 डेल नॉट आ जाएगा। ये क्या, CFSC की वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी कितना, माइनस का 2.4 डेल नॉट। बात समझ में आई, चलो तो ये था क्या, CFSC कैलकुलेट करना था किस केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में और वीक फील्ड लिगेंड के केस में। काफी 2-3 लेक्चर से चल रहा है हम लोगों का, आज खत्म करते हैं। तो ये तो मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात अगर हम करें, किसकी बात करें, ऑक्टाहेड्रल केस की बात करें तो ये CFSC यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्या, ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब हमको इसी चीज को देखना है क्या, मतलब CFT ऑक्टाहेड्रल के केस में आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को हमें देखना है CFT किस केस में देखना है आपको, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में देखना है। किस केस में देखना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में देखना है क्या, CFT। स्टार्ट करते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पढ़नी क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको अप्लाई करनी है किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना, 4, और जो कंपाउंड बनेगा आपका कौन सा टाइप का बनेगा, Ml4 टाइप का कंपाउंड बनेगा। किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, Ml4 टाइप का कंपाउंड बनेगा। टेट्राहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कंपाउंड बनेगा आपका Ml4। वहां पे ऑक्टाहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, कंपाउंड था आपका Ml6 टाइप का। यहाँ पे एक हीरोइन 4 हीरो है, वहां पे एक हीरोइन 6 हीरो थे। ठीक, आइए देखते हैं कहने का मतलब क्या। देखिए जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ये लेस होती है किससे, मतलब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो लेस देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, मतलब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग से कम होता है। यानी यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होता है, वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है। ठीक, रीजन क्या होता है, आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगैंड है वो मेटल को कहाँ से अप्रोच करता है, अलोंग एक्सिस। ठीक, ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने आपको बताया था कि जो लिगैंड है वो बॉन्ड बनाने के लिए मेटल को कहाँ से अप्रोच करता है, अलोंग एक्सिस, एक्सिस पर से अप्रोच करता था। कब, अलोंग एक्सिस, एक्सिस पर से। और कहाँ से अप्रोच करता था, बिटवीन द एक्सिस। कहाँ से, बिटवीन द एक्सिस। जो अलोंग एक्सिस वाले ऑर्बिटल थे वो dx² - y² और dz² थे। 2 ऑर्बिटल अलोंग एक्सिस थे, एक्सिस पर थे, उनकी एनर्जी रिपल्सन हुई, उनकी एनर्जी ज़्यादा थी। बिटवीन एक्सिस में 3 ऑर्बिटल थे, आपके कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल थे, और 3 ऑर्बिटल जो थे वो T2G वाले थे, मतलब Eg में 2 ऑर्बिटल आपके थे, बाकी 3 ऑर्बिटल आपके T2G वाले थे। तो लिगैंड वहां पे क्या करता था, अलोंग एक्सिस अप्रोच करता था। क्या करता था, अलोंग एक्सिस अप्रोच करता था। इसलिए जो मतलब अलोंग एक्सिस अप्रोच करता था, लिगैंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग एक्सिस यानी एक्सिस पर से अप्रोच करता था बॉन्ड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एक्सिस पर से अप्रोच करता था। इसलिए वहां पे जो ऑर्बिटल एक्सिस पर सिचुएटेड थे, एक्सिस पर थे, वहां पे रिपल्सन ज्यादा हुआ और इनकी एनर्जी ज्यादा हुई। क्या हुई,
वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा फील हुआ और उनकी एनर्जी ज़्यादा हुई। उसमें थे आपके Eg वाले ऑर्बिटल, ठीक, जो कि dx² - y² और dz² थे। बट किसके केस में? टेट्राहेड्रल के केस में, किसके? टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगैंड होता है, लिगैंड वो मेटल को अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए। कहां से? बिटवीन एक्सिस। कहां से? बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच में से लिगैंड अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए। बात समझिएगा, एक्सिस के बीच में से अप्रोच करता है क्या? बॉन्ड बनाने के लिए। फिर से बोल रहा हूं, टेट्राहेड्रल के केस में लिगैंड बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में से अप्रोच करता है मेटल को बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक। ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगैंड अप्रोच करता है कहां से? अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, एक्सिस पर से अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए। अब डिफरेंस समझिएगा, जब ऑक्टाहेड्रल के केस में अलोंग एक्सिस अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहां पे जो एक्सिस पर सिचुएटेड होते हैं ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एक कौन से? 2 ऑर्बिटल dx² - y² और dz²। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में लिगैंड अप्रोच कर रहा है कहाँ से? बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो एक्सिस के बीच में है उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक्सिस के बीच में जो होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी जो T2G वाले ऑर्बिटल थे आपके dxy, dzx और dyx वाले, उनकी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लिगैंड यहाँ अप्रोच करेगा कहाँ से बॉन्ड बनाने के लिए? एक्सिस के बीच में से, बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है। क्लियर? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बिटवीन एक्सिस कौन से थे? T2G ऑर्बिटल थे। अलोंग एक्सिस कौन थे? Eg वाले ऑर्बिटल थे। वहां पे ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड अप्रोच करता है अलोंग एक्सिस, टेट्राहेड्रल के केस में लिगैंड अप्रोच करता कहां से? बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में से अप्रोच करता है, ठीक। अब ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे पास 6 लिगैंड थे, 6 हीरो 1 हीरोइन, और टेट्राहेड्रल में हमारे पास 4 लिगैंड होंगे, 4 लिगैंड, 4 हीरो और 1 हीरोइन होगी, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दो चीजें थी, हमने आपको बता दिया, कई बार बताया कि जब भी बिग फील्ड लिगैंड होगा तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। बिग फील्ड लिगैंड तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब जब कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट, ये कम होगी, लो होगी। डेल्टा क्या होगी? कम होगी, ठीक है। आप देख लीजिए, बिग लो, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद डेल्टा नॉट यहाँ पे होगा मैक्सिमम, ज्यादा होगा, ठीक है। मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, मतलब यहाँ से ज्यादा होगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग, लो, मैक्स स्ट्रॉन्ग, मतलब डेल्टा नॉट ज्यादा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, कॉम्प्लेक्स कैसा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिग फील्ड लिगैंड, एनर्जी कैसी? कम, डेल्टा नॉट कम, कॉम्प्लेक्स कैसा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसा आपका? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम CFT की बात करें, मतलब इसकी बात करें, किसकी? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो मतलब जो भी क्या ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि जो लिगैंड है वो कहाँ से अप्रोच करता है? बिटवीन एक्सिस से अप्रोच करता है। अब वही गलती फिर से मत करिएगा कि आप d ऑर्बिटल उठाएं और उसका पूरा स्ट्रक्चर देखने लगे, कौन एक्सिस पर है, कौन अलोंग है, मतलब कौन एक्सिस पर है, कौन एक्सिस के बीच में है, तो ये सारी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको फिर भी ज्ञान प्राप्त करना है तो एक बार आप बुक उठाइएगा, वहाँ पे d ऑर्बिटल की सिचुएशन देख लीजिएगा, d ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, उनके लोब कहाँ पे होते हैं एक्सिस के बीच में, ठीक। शॉर्टकट में अपना काम है क्या? स्मार्ट लोग तो स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें याद कर लेंगे कि अलोंग एक्सिस ही अप्रोच करता है। अलोंग एक्सिस 2 ऑर्बिटल होंगे, dx² - y² और dz²। ऑक्टाहेड्रल के केस में उनकी एनर्जी ज़्यादा, और बिटवीन एक्सिस T2G वाले ऑर्बिटल होंगे, dxy, dzx और dyx वाले, ये बिटवीन एक्सिस होते हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? फिर कम, नहीं, यहाँ पे इनकी एनर्जी फिर ज़्यादा हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीज़ों।
5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हुआ आपका एनर्जी लेवल हुई, ये हुआ आपका ऑर्बिटल। अब स्प्लिटिंग होगी, बार बार हम चीज कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड था वो एलॉन्ग एक्सिस पर से अप्रोच करता था, इसलिए जो एक्सिस पर ऑर्बिटल थे, जो ऑर्बिटल एक्सिस पर थे उनकी एनर्जी ज़्यादा, वो ऊपर चले गए थे। कौन से ऑर्बिटल एक्सिस पर थे? dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पर थे और लिगेंड वहाँ एक्सिस पर से ही अप्रोच कर रहा था, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, वो ऊपर चले गए थे। ठीक, ईजी वाले ऑर्बिटल हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड है वो बिटवीन एक्सिस के बीच में से अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए। कहाँ से? बिटवीन एक्सिस के बीच में से अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ रिपल्सन ज़्यादा फील होगा। तो एक्सिस के बीच में हम जानते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल है, कौन से? dxy, dyz और dzx, ये 3 ऑर्बिटल है। तो अब जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहा, तो 3 ऑर्बिटल आपके ऊपर जाएंगे, कौन से? T2g वाले, ये 3 ऑर्बिटल यहाँ ऊपर जाएंगे, कौन से भैया? T2g वाले। अब इसके बाद क्या होगा? Eg वाले ऑर्बिटल आपके नीचे आ जाएंगे, Eg वाले ऑर्बिटल आपके नीचे, कौन से है ये? dx² माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सा? dz²। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके 3 ऑर्बिटल कौन से? dxy, dyz, और ये कौन सा? dzx। ये 3 ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस के बीच में होंगे, और लिगेंड यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में एक्सिस के बीच में से अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा फील होगी, यानी इनकी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ये इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। तो ये T2g ऑर्बिटल, ये Eg ऑर्बिटल जस्ट उल्टा किसका? ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स है। ऑक्टाहेड्रल के केस में इनकी एनर्जी ज़्यादा थी और इनकी कम थी, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में इनकी एनर्जी कम है और इनकी ज़्यादा है। क्लियर? उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अब फिर वही काम, यहाँ पे आपका एक बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? बाइसेक्टर होगा आपका। यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी आप जानते हैं क्या? 0। बाइसेक्टर पे आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। डेल्टा नॉट यहाँ पे किसके बराबर होगी? डेल्टा नॉट यहाँ पे हो जाएगी 0 के बराबर। अब अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें कि ऊपर कितना होगा एक ऑर्बिटल का, नीचे कितना होगा? अब उसी का जस्ट उल्टा, वहाँ पे माइनस का 0 पॉइंट, इसके लिए क्या था? माइनस का 0.4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 0.40, प्लस का 0.4 डेल्टी इसलिए टी इसलिए लगा हुआ है कि टेट्राहेड्रल के केस में लिया जा रहा है। किस लिए? टेट्राहेड्रल के केस में लिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 0.6 डेल्टी। आइए कैलकुलेट करते हैं क्या एनर्जी 0 बाइसेक्टर पे हमको 0 करना है, देखते हैं। तो CFSC की बात अगर हम करें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बराबर प्लस का 0.4 इंटू कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस का 0.6 इंटू कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 3 4 जा 12, 1.2 प्लस का, और ये माइनस हो जाएगा 6 2 जा 12, माइनस का 1.2 प्लस माइनस किया 0, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0। अब देख सकते हैं हमने कहा तो बाइसेक्टर पे एनर्जी क्या होगी आपकी? 0। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आई? टोटल 0। क्लियर? तो ये है क्या? CFT मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इस तरह हमारी स्प्लिटिंग होती है। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला, तो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी किसके केस में? टेट्राहेड्रल के केस में। इसके केस में टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 0.6 डेल्टी इंटू डेल्टी हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख दे रहे हैं केस में टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल। ठीक, क्या यहाँ पे हम x कर दे रहे हैं और प्लस का 0.4 इंटू वाई कर दे रहे हैं। x क्या होगा माइनस का 0.6 किसके लिए, इनके लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इजी ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल। y क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, T2g। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है कि जस्ट किसका उल्टा हो रहा है CFSE में, मतलब यहाँ पे किसका उल्टा, जस्ट ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स है ये, क्या है जस्ट ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स है ये, जस्ट ऑक्टाहेड्रल का उल्टा है। आप एक बार देख लीजिए ढंग से, ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, बस दोबारा देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें लगता है एक बार में नहीं क्लियर होगा, तो अगर एक बार आप दोबारा देख लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चीज़ों को कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, कुछ नहीं है, आसान है, चीज़ें आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वहाँ बिटवीन एक्सिस और एलॉन्ग एक्सिस को समझने की ज़रूरत है कि एलॉन्ग एक्सिस कौन से ऑर्बिटल है, बिटवीन एक्सिस कौन से ऑर्बिटल है। अगर वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जा रही तो ये क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब अगर आपको मतलब उसमें जाके देखना है कि ऑर्बिटल एक्सिस मतलब एलॉन्ग एक्सिस और बिटवीन एक्सिस कहाँ कहाँ होते हैं, तो उसको देखने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब वो थोड़ा सा बुक पलटना पड़ेगा, आप जा करके वहाँ पे ऑर्बिटल की पोजीशन देख लीजिए। तो बस ये हो गया आपका क्या CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा एक दो फार्मूला है यहाँ पे, ये डेल नॉट, यहाँ पे वैल्यू सेंटर पे जो एनर्जी है इसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे डेल्टा टी से करेंगे, डेल टी से। वहाँ पे डेल नॉट करते तो यहाँ पे क्या करते हैं डेल टी। थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन देखते हैं, क्या देखते हैं कंपैरिजन देखते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो कंपैरिजन देखना पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो डेल नॉट होता है वो डेल टी से ज़्यादा होता है, डेल नॉट का होता डेल टी से ज़्यादा होता है। मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, स्प्लिटिंग एनर्जी किसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, मतलब ये रिवर्सल, ये डेल नॉट जो है डेल टी से क्या होता है ज़्यादा होता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ डेल नॉट और डेल टी के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल नॉट एंड डेल टी। ठीक है, डेल्टा नॉट और डेल्टा टी के बीच में रिलेशन होता है। डेल्टा टी बराबर होता है क्या, डेल्टा टी बराबर ये होता है 4/9 इंटू डेल्टा नॉट। फार्मूला होता है डेल्टा टी बराबर क्या होगा 4/9 इंटू डेल्टा नॉट। यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा आप जानते हैं, डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसमें, टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। और डेल्टा नॉट क्या होगा आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, किस केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। डेल नॉट फिर से सुन लीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल केस, और डेल्टा नॉट टी किसके केस में, डेल टी किसके केस में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी, फार्मूला इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर एक मतलब एक चीज होता है फैक्टर, मतलब कि डेल्टा नॉट डिपेंड किस पे करता है, फैक्टर on which del not depends, किस पे डिपेंड्स करता है, फैक्टर on which del not depends। तो इसमें देखें किस पे, एक तो नेचर ऑफ लिगेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेचर ऑफ लिगेंड। अब जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, बिग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा आपका तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, हायर स्प्लिटिंग, और जब हायर स्प्लिटिंग होगी तो डेल नॉट क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। अगर बिग फील्ड लिगेंड है आपके पास, क्या है बिग फील्ड लिगेंड है तो लोअर स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग आपकी क्या होगी कम, और जो स्प्लिटिंग कम होगी तो डेल नॉट क्या होगा आपका
कम होगा। हायर स्प्लिटिंग डेल नॉट हायर ज़्यादा होगा, लोअर स्प्लिटिंग लोअर होगा। फिर पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल यानी जो सेंट्रल मेटल है उसका नेचर कैसा है, कहने का मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ज़्यादा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो स्प्लिटिंग क्या ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम तो स्प्लिटिंग कम। जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्प्लिटिंग ज़्यादा तो डेल्टा नॉट ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्प्लिटिंग कम, डेल्टा नॉट कम। ठीक, डेल्टा नॉट भी क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। अगर चार्ज मान लीजिए सेम है, क्या है इसी में देखें, अगर चार्ज सेम है तो जिसके पास बैकेंड ऑर्बिटल ज़्यादा होगा वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक, याद रखेंगे इसको। अगर चार्ज किन्हीं दो सेंट्रल मेटल पे सेम आ रहा है, कंपैरिजन करना है, टीआई मतलब कोई भी है जिसमें चार्ज सेम आ रहा है, तो जहाँ पे बैकेंड ऑर्बिटल ज़्यादा होगा वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कंपाउंड है, इस पर टीआई पे +3 का चार्ज है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 चार्ज है। पूछ लिया गया स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा, तो जिसके पास बैकेंड ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा, यहाँ पे बैकेंड ऑर्बिटल ज़्यादा आएंगे इसलिए डेल नॉट किसका ज़्यादा होगा, Ti+3 का डेल नॉट जो है ज़्यादा होगा। यहाँ पे बैकेंड ऑर्बिटल कम होगा। चार्ज देखिए दोनों पे सेम है, इसीलिए है आपको कंपैरिजन करने के लिए दे दिया। चार्ज सेम है तो बैकेंड ऑर्बिटल आप देखेंगे, बैकेंड ऑर्बिटल यहाँ ज़्यादा है इसलिए इसका डेल्टा नॉट ज़्यादा है, यहाँ बैकेंड ऑर्बिटल कम होगा इसलिए इसका डेल्टा नॉट कम होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, किस ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब कौन सा 5d ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा, क्या डेल नॉट, फिर 4d का होगा, फिर किसका होगा 3d का। तो ये सिंपल सा है, थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिएगा बुक से। 5d का ज़्यादा होगा, 4 से कम 4d का, 4d से कम किसका होगा 3d का। तो आज ही आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समाप्त कंप्लीट हुआ। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो बताइए, एक बार कमेंट करिएगा, दोबारा फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। ओके।